तो जेरोम ब्रूनर में हम सीख रहे थे डिस्कवरी लर्निंग। जेरोम ब्रूनर में हमने देखा कि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं। जेरोम ब्रूनर की थ्योरी में हमने देखा कि कोडिंग लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में हमने देखा कि अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होती है। डिस्कवरी लर्निंग के लिए भी पृष्ठभूमि का निर्माण पहले ही कर लेना चाहिए। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में ही हमने देखा कि टीचर को पूरी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बच्चे के सामने एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। तो बच्चे की जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति को बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज अवश्य होना चाहिए। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती है कि अगर हम सब कुछ स्लाइड पे लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द स्लाइड एंड द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, तब हमारा ध्यान जो है वो भ्रमित होता है, डेविएट होता है। कैसे डेविएट होता है कि टीचर समझा रहा है, तब हमारी जो नज़र है वो बोर्ड पे जाएगी कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम बोर्ड पे समझा रहे हैं तब टीचर पे ध्यान जाएगा कि टीचर क्या बोल रही है, जबकि बोर्ड पे फोकस करना है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से हमारा माइंड जो है वो डेविएट होने से नहीं रुकता। एवरी टाइम इट गोज फॉर डाइवर्जेंस एंड डेविएशन। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, कभी भी स्लाइड को पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता। बीएड और एमएड कोर्सेज में ये बताया जाता है कि बोर्ड पे अगर होलसेल डीलर की जगह आपने भारी भरकम चीज़ें लिख दी हैं तो बच्चे की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। और बच्चे की जिज्ञासा अगर समाप्त हो गई तो अधिगम और व्यवहार में परिवर्तन तो बिल्कुल भूल जाइए आप। तो उसी वजह से कभी भी स्लाइड प्रेजेंटेशन पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। केवल जो प्रस्तुतिकरण है वो इतना शानदार होना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण में अगर आप टुकड़े में कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन इट इज़ ओके। जैसा हमने अभी पहले देखा, कुछ मिनट पहले इस वीडियो में हमने देखा कि मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिख दी थी एंड दैट वाज इनकम्प्लीट एंड देन आई वेंट फॉर इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो उसी तरह से एक टीचर का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जिससे बालक के मस्तिष्क में जिज्ञासा का विकास बरकरार रहे। और जब जिज्ञासा होगी तब संज्ञानात्मक विकास अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगा, अपने चरम पर होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए मैंने एक क्लिपिंग भी आपको प्रोवाइड कर रही हूं और वो क्लिपिंग है सुपर 30 की, जिसमें एक अध्यापक यानी कि जो आनंद सर हैं वो अपने बच्चों को रेलवे एरियाज में ले जाते हैं, मैदान में ले जाते हैं, सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए कुछ प्रश्न पूछते हैं और फिर सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और उनको कहा जाता है कि वो इन प्रश्नों का हल ढूंढ के लाएं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो जेरोम ब्रूनर ने यही बताया है कि ये पृष्ठभूमि का निर्माण टीचर द्वारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ समस्या बच्चों को दी जानी चाहिए जिससे उनमें कौशल विकसित होगा। और जो कौशल विकसित होगा उसके साथ साथ ही बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तो ये क्लिपिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं जिससे आपको जेरोम ब्रूनर का नाम हमेशा याद रहेगा। तो देखते हैं ये सुपर 30 की क्लिपिंग हमें क्या याद करने के लिए। अगर शोएब अख्तर 143 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर बॉल फेंके और बाउंड्री 63 मीटर दूर है तो सचिन तेंदुलकर को कितने फोर्स से बल्ले को घुमाना पड़ेगा ताकि छक्का लगे? हैं? सोचो सोचो सोचो। अगर ट्रेन 120 मील पर आवर पर चल रहा है और एक एक करके हम उसका डब्बा निकालते रहें तो अकेला इंजन कितना स्पीड पर चलेगा? इतना ऊंचाई और -35 डिग्री पर बादल बर्फ का ही नहीं बनता। अरे कलम मत उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। अब इस क्लिपिंग को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा जेरोम ब्रूनर ने अगर एम्फसाइज किया है तो वो 2 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी लर्निंग, और डिस्कवरी लर्निंग भी कभी भी अचानक नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई।
कि हमने ब्रश किया एंड देन वी वेंट फॉर द रिवॉल्यूशन और बैटल और रिवॉल्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी पहले भूमिका तैयार हुई और भूमिका तैयार होने के बाद फिर ये क्रांति अपने क्रम में आगे बढ़ी। तो इसी तरह से जैसे कोई नई नवेली बहू जिसके मन में बहुत भड़ास जो है वो पैदा होती जा रही है, बहुत सारी कुंठाएं मन में भरती जा रही हैं और वो एक दिन अचानक विस्फोटक सामग्री के साथ ज्वालामुखी उद्गार कर देती है, तो उससे पहले कई सारी घटनाएं उसके साथ घटी है, उनका संग्रहण हुआ है और फिर एक दिन ये ज्वालामुखी फटता है और पता चलता है कि अब वो सेपरेशन कर रही है, अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेगी और अब वो अपने पतिदेव के साथ अलग रहना चाहती है। तो ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन मैंने सासू माँ की चाय नहीं बनाई और ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ऐसा नहीं। ये कई दिनों का सीक्वल होता है जो इकट्ठा होते होते इतना ज़्यादा भर जाता है कि विस्फोटक सामग्री के जैसे बाहर आता है। एंड दीज आर ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हम कोई संत या ईश्वर नहीं है कि हमारे साथ ऐसा ना होता हो, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है वो बहुत टाइम तक निर्मित होती है, उसके बाद में ये उद्गार देखने को मिलते हैं। उसी तरह से डिस्कवरी लर्निंग इज नॉट बाय चांस, it is completely dependent on the code language given by the teacher as well as the base provided for it। पृष्ठभूमि का निर्माण भी पहले ही कर लिया जाना चाहिए। अगर इस पृष्ठभूमि का निर्माण नहीं किया जाए तो ये ज्ञान जो है, ये जो समस्या समाधान है, ये दिशाहीन हो सकता है और जब दिशाहीन होगा तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी निरर्थक साबित होंगे। सो फॉर अ प्रॉपर चैनल, फॉर अ प्रॉपर अप्रोच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपागम अप्रोच, तो यहाँ पर प्रॉपर अप्रोच के लिए हमें क्या करना होगा? प्रॉपर पृष्ठभूमि का निर्माण करना होगा। अब यहाँ पर मैंने एक आधा अधूरा पॉइंट और लिखा है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल करिकुलम। एंड व्हाट इज दैट स्पाइरल करिकुलम? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्तुलाकार पाठ्यक्रम। ये शब्द कहाँ आया है? जब हमने बालक विकास की जो स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है कि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। विकास के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जेरोम ब्रूनर ने जो पाठ्यक्रम का निर्माण बताया, वो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा बताया? वर्तुलाकार बताया, स्पाइरल बताया। व्हाट इज दैट? स्पाइरल में इस तरह से कुछ आकृति बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं, जिसको हम अपने राजस्थान में बबूलिया कहते हैं। तो इस तरह का ये जो चक्रवात वाला डिजाइन आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल करिकुलम। और इस स्पाइरल करिकुलम में होता क्या है? तो जेरोम ब्रूनर ने ये समझाया है कि स्पाइरल करिकुलम किसके बेस पे होना चाहिए? स्पाइरल करिकुलम जो है वो होना चाहिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सरल से जटिल की ओर। टीचिंग मैगजीन्स में भी हम पढ़ते हैं, पहले सरल चीज हमें बताई जाती है, फिर जटिलता की ओर उसका आरोही क्रम रहता है। जैसे बच्चे को नर्सरी क्लासेस में आपने प्लस माइनस सिखा दिया, एडिशन सिखा दिया, फिर आगे डेसिमल सिखा रहे हैं, फिर उनको बोर्ड मास का रूल बता रहे हैं, फिर उस बोर्ड मास के रूल के साथ में आपने ज्योमेट्री भी ऐड कर दी। सो व्हाट इज दैट? दैट इज यू आर टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सरल से जटिल की ओर आपके पढ़ाने का क्रम है। तो वर्ष दर वर्ष जब बच्चा स्कूल में आगे से आगे क्लासेस में प्रमोट हो रहा है, उसके पढ़ने का जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स होता जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो विषय वस्तु है ये धीरे धीरे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के साथ जटिल तो हो रही है, लेकिन पुरानी बातों का समावेश भी इसमें होना चाहिए। जैसे ये इसका टिप है, आगे का भाग है, तो ये आगे का भाग है, उसमें पीछे का भाग इस तरह से ये वाला एरिया जो है ये एडअप होते जाना चाहिए। यूं नहीं कि वो पिछला वाला सारा भूल चुका है और 10th क्लास में अभी उसे जो बताया जा रहा है और उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मीनिंग ही नहीं पता, उसे ये ही नहीं पता कि डिविडेंड किसको कहा जाता है और
उसके जो शेष फल बचता है उसको क्या कहा जाता है, और डिविजिबल वाली संख्या कौन सी है, क्योंकि वो पुराना सारा भूल चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम हिंदी में, इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को आप इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, आप समेकित रूप भी कह सकते हैं, आप एकीकृत रूप भी कह सकते हैं। तो एकीकृत होता जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि पुरानी जो चीजें सीखी है उनको समाहित करते हुए नई चीजों का एडिशन भी होता जाए। दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और इसी सिलेबस को सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया है जेरोम ब्रूनर ने। वर्तुलाकार पाठ्यक्रम जिसमें स्पाइरल पाठ्यक्रम होगा, पुरानी चीजों के साथ नई चीजें एडिंग अप होती जाएंगी। वैसे ही आपने जीन पियाजे में क्या देखा था, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज आपने देखी थी। आत्मसातीकरण, साम्य धारण, समंजन, इस तरह के टर्म्स हमने कुछ जीन पियाजे में करे थे। तो उसी तरह के टर्म्स ये भी बता रहे हैं। तो समानता हुई कि नहीं हुई, वो बता रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाती है, और ये बता रहे हैं कि हाँ, पुराने अनुभवों को नए अनुभवों के साथ एडअप करते चलिए, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते चलिए। तो यही चीज तो हमने आत्मसातीकरण और समंजन में सीखी थी। ठीक है, नए अनुभव और पुराने अनुभव। तो यहाँ पर इन दोनों की समानता दिखाई देती है। जेरोम ब्रूनर एंड जीन पियाजे इज क्वाइट सिमिलर टू देयर प्रिंसिपल्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या तत्व बताए। अधिगम के, संज्ञानात्मक विकास के, याद करने के तरीके के, बालक कैसे अपनी सूचनाओं का निर्माण स्वयं करता है, इन सब के लिए इन्होंने कुछ अलग से बात बताई। क्योंकि भाई जेरोम ब्रूनर हैं तो कुछ न कुछ अलग बात तो बताएंगे। मैंने आपको कहा था कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की दवाई को बिल्कुल खारिज कर देता है और बताता है कि ये नई दवाइयां जो मैं दे रहा हूं उससे आप ठीक होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई, एनेक्टिव, सिंबॉलिक एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक वाली स्टेज में बच्चा क्या करेगा, डायग्राम्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से वो अपने संज्ञानात्मक विकास का निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा गवर्नमेंट स्कूल में, नर्सरी क्लासेस में, प्राइवेट स्कूल में, क्रैच में, ठीक है, जहाँ पर चाइल्ड केयर की जाती है, वहाँ पर बहुत सारे सुनहरे, रंगीले, अद्भुत डायग्राम्स बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, चार्ट्स लगे होते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज द आइकॉनिक स्टेज। क्योंकि बच्चा जब इस रंग बिरंगी दुनिया को देखता है, रंग बिरंगे इनके चित्रों को देखता है, तो वो अपने ज्ञान का निर्माण करना शुरू कर देता है। आइकॉनिक स्टेज, और आइकॉनिक स्टेज में ऐसा होता है कि डायग्राम के माध्यम से, रंगीले चित्रों के माध्यम से वो अपने ज्ञान का निर्माण, संरचना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, दुनिया के अलग अलग रंग उसको देखने को मिलते हैं, फिर उसे समझ में आता है कि ये दुनिया जो मैं रंगीला सोच रहा था, ये कुछ और ही तरह की रंगीन है, जिसमें हर व्यक्ति का हर रंग है जो हर वक्त वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर आइकॉनिक स्टेज में सबसे ज़्यादा ज्ञान का निर्माण जो होगा वो होगा पिक्चर्स से, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से, चार्ट से और रंग बिरंगे कलरफुल कलर्स से। तो ये हुई हमारी आइकॉनिक स्टेज। अब हम देखेंगे एनेक्टिव स्टेज। एनेक्टिव स्टेज जो जेरोम ब्रूनर द्वारा बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का जो निर्माण करते हैं उसको मोटर सेंसेस द्वारा परसीव किया जाता है और बताया जाता है। यानी कि उन्होंने जो भी ज्ञान का निर्माण किया है वो उसे व्यक्त कैसे करेंगे। जैसे हमने जीन पियाजे में पढ़ा था, कौन सा, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें भौतिक वातावरण के उद्दीपकों को बच्चा वापस अनुक्रिया करता है, किसके द्वारा, शारीरिक क्रिया के द्वारा। वैसे जेरोम ब्रूनर बता रहे हैं कि एनेक्टिव स्टेज ऐसी होती है जिसमें संवेदनाओं के द्वारा, गामक कौशल के द्वारा, मोटर सेंसेस के द्वारा बच्चा जो है वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एनेक्टिव स्टेज, राइट। थर्ड स्टेज जो उन्होंने बताई वो बताई सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि फॉर्मल स्टेज, जो कि जीन पियाजे की फॉर्मल स्टेज थी, अमूर्त चिंतन की स्टेज थी, लास्ट वाली 11 से 12 वर्ष।
तो वही चीज इन्होंने सिंबॉलिक में बताई, सांकेतिक अवस्था में बताई कि सिंबॉलिक अवस्था में क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है और जैसे ही अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बच्चा समस्या समाधान के लायक हो चुका है। Whenever you feel like कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ आ गया है, अमूर्त चिंतन आ गया है, अमूर्त चिंतन मतलब अब वो बच्चा भगवान बन चुका है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देगा, सारी चीज़ें उसे समझ में आने लग गई, बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया, उसने समाज के साथ समायोजन कर लिया। एवरीथिंग इज देयर इन व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इवन हमने जीन पियाजे में रिफ्लेक्सिव थिंकिंग भी पढ़ा था, विचारशील चिंतन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि बच्चा स्वयं के विचार और निर्णयों को ही वापस पुनर्अवलोकन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, जुडिशियल रिव्यू की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हमने रिफ्लेक्सिव थिंकिंग में भी देखा था। तो वैसे ही यहाँ पर स्टेज बताई है, इसका नाम चेंज कर दिया है, दवाई का नाम चेंज है, अदरवाइज सॉल्ट्स वही है। अब भाई आपको कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, एक्जिमा हुआ है, तो दवाइयाँ तो वही रहेगी, सॉल्ट्स वही रहेंगे, सिंपली दवाइयों के नाम चेंज हो जाएंगे, उनकी कंपनी के नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। रेनबैक्सी से सिप्ला हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन दवाई के सॉल्ट्स वही रहेंगे, देयर नेम कैन वेरी। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर जो लास्ट अवस्था थी, अमूर्त चिंतन की अवस्था जीन पियाजे की, फॉर्मल स्टेज, वही यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने सिंबॉलिक स्टेज कहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा है कि अमूर्त चिंतन जब बच्चा करता है तो समस्या समाधान का कौशल भी वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो कितने सारे पॉइंट्स हमने देखे, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जेरोम ब्रूनर ने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किसको किया, डिस्कवरी लर्निंग को किया, स्पाइरल करिकुलम को किया, लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पॉर्टेंट बताया, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माध्यम माना, ठीक है। जबकि जीन पियाजे ने भाषा को अवॉइड कर दिया, भाषा के संदर्भ में वो मौन रहे, लेकिन यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में 3 कारक बताए, जबकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 कारक बताए, ठीक है। यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने बताया कि कोडिंग वाली लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, पृष्ठभूमि का निर्माण होना चाहिए, बच्चा किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है अगर प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है, जबकि ऐसी कोई बात किसने नहीं करी, जीन पियाजे ने नहीं करी, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को अवॉइड कर दिया। तो देखते हैं कि डिफरेंस के रूप में आपको क्या जानना है, हाउ टू डिफरेंशिएट द सेम प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों ने ही सेम प्रिंसिपल दिए, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या असमानताएं आपको देखने को मिली हैं जिनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जेरोम ब्रूनर एंड जीन पियाजे, ठीक है। पियाजे और ब्रूनर की दोनों की थ्योरी एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे ने जो सिमिलैरिटी बताई वो ये बताई कि बच्चे में इनेट कैपेसिटी होती है, इनेट कैपेसिटी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। हमने पढ़ा था जीन पियाजे में इनेट स्कीमा, तो यहाँ पर ये इनेट कैपेसिटी को माना किसने, जेरोम ब्रूनर ने भी माना और जीन पियाजे ने भी माना। तो यहाँ पर बच्चे में इनेट कैपेसिटी होती है कि वो वातावरण के साथ इंटरैक्शन करता है, ठीक है। इसी इंटरैक्शन को की वजह से जीन पियाजे को अंतरक्रियावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, अंतरक्रियावादी सिद्धांत, इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी। व्हाई? Because he laid more and more emphasis on what? Interaction with the environment. संवेदी पेशीय अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, तो इन सारी अवस्थाओं में इंटरैक्शन को इंपॉर्टेंट माना। जेरोम ब्रूनर ने भी इंटरैक्शन को इंपॉर्टेंट माना, अंतरक्रिया को इंपॉर्टेंट माना, लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था कि जेरोम ब्रूनर ने
लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट माना। डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, असमानताओं में क्या लिखेंगे कि जेरोम ब्रूनर ने क्या माना, जेरोम ब्रूनर ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। अंतरक्रिया में, ज्ञान के निर्माण में, बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करता है तो वो है भाषा। ये किसने बताया, जेरोम ब्रूनर ने बताया, जबकि जीन पियाजे ने इस तरह का कोई तथ्य आपके सामने नहीं बताया। लैंग्वेज से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं बताई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ब्रूनर और जीन पियाजे के बीच में और क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ब्रूनर ने क्या बताया, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग बताई। ब्रूनर ने क्या बताया, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बताया कि बच्चे जो हैं, व्हाट इज दैट डिस्कवरी लर्निंग, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं समस्या समाधान कौशल। तो यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग जो थी वो प्रिंसिपल जेरोम ब्रूनर का था, जबकि जीन पियाजे का क्या था, जीन पियाजे ने बताया कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन इन दोनों को एडप्ट कर लिया जाता है जब भी अकस्मात कोई परिस्थिति आ जाती है, अचानक से कोई परिस्थिति आ जाती है जिसका पूर्व में कोई अनुभव नहीं है, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को एडप्ट करके कोई नई चीज उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो पियाजे ने बताया इक्विलिब्रियम का सिद्धांत। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने क्या बताया, जेरोम ब्रूनर ने बताया डिस्कवरी लर्निंग, जबकि पियाजे ने बताया इक्विलिब्रियम का सिद्धांत। और हम क्या देख सकते हैं पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में, although it is a very minor point, secondary point, but डेवलपमेंट की स्टेजेस में ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई, जबकि पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई। डेवलपमेंट की इसने 3 बताई, इसने 4 बताई। Although it is a minor difference, it will not be asked in your exams. बट मैं ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है। व्हाट इज दैट, कि दोनों ने माना कि इनेट कैपेसिटी है, बिल्कुल है, लेकिन ब्रूनर ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना और दूसरा डिस्कवरी लर्निंग को भी बहुत ज़्यादा महत्ता दी। लेकिन जीन पियाजे ने इस तरह की भाषा और डिस्कवरी लर्निंग से संबंधित कोई बात नहीं बताई, कोई तथ्य नहीं बताया। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ आपको जेरोम ब्रूनर और पियाजे, इरिक इरिक्सन का सिद्धांत, फिर आपको ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, फिर ब्रॉन फैन बैनर का सिद्धांत, ये अभी तक के सिद्धांत हमने जितने भी सीखे हैं वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन वो लिख के दीजिए कि किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, और वो डाउट और कन्फ्यूजन मैं कमेंट के थ्रू ही आपको सॉल्व करके दूंगी। लेकिन बिलीव मी, ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है ये ओरिजिनल है, कहीं से कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। आप कितनी भी बुक जो मार्केट में मिलती है उसको चेकआउट कर लीजिए अगर कहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत मेहनत से एक्सक्लूसिवली इस वीडियो को देखने वाले बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो आगे देखते हैं कि हमें और नया सिद्धांत जो कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, अब ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में बता रहे हैं या और किसी विकास के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे डेविएट हम बिल्कुल भी नहीं हुए, सिर्फ वही सिद्धांत मैंने आपको बताया है जो किससे संबंधित है, विकास से संबंधित है। तो ये हमारा पैटर्न होता है एग्जाम देने का। हम क्या करते हैं, कोई भी सिद्धांत आवश्यक है कि अनावश्यक है वो हम फिल्टर करना नहीं जानते, और इस सूचना जगत में इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये तरह की सोच आप डेवलप कीजिए। हमें करना क्या है कि इन सारे ढेर सारे वीडियोस में से जो सूचना जगत में वीडियोस की बाढ़ आई हुई है उसमें से आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है ताकि आपका खुद का सिलेक्शन हो पाए। अब ये चॉइस आपकी है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में आता है ना कि यही है राइट चॉइस बेबी, तो यहाँ पर आपको भी चॉइस करनी पड़ेगी और वो चॉइस जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। So you have to be very choosy and you have to go for a right selection for your selection.
तो आगे देखते हैं कौन से सिद्धांत को हमें आगे पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और विकास के टॉपिक से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत देख रहे हैं जिसको कहा जाता है वाइगॉत्स्की का सिद्धांत। इससे भी एग्जाम में बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही मसालेदार क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका भी आज ऑपरेशन इसी वीडियो में कर लिया जाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कर लिया जाए। लेव वाइगॉत्स्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, तो इनका सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थियरी। संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में ही हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, ठीक है, सोशल कल्चरल थियरी। और इसको हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, ये कथन के रूप में आपसे पूछा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोशियो कल्चरल थियरी सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं तो वो है लेव वाइगॉत्स्की। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, इन्होंने क्या बताया, सोशल कल्चरल थियरी। कहाँ के थे ये भाई साहब, कहाँ से आए थे? तो ये बेसिकली कहाँ से आए थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? रशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, रशिया से बिलोंग करते थे। अब इनको याद करने के लिए कि लेव वाइगॉत्स्की, स्की में क्या आ रहा है, स्काई, SKY स्काई, तो खुले आसमान में इनको रशिया में छोड़ दिया गया है। हमें पता है कि रशिया में बहुत ज़्यादा, व्लादिवोस्टॉक प्लेस सुनी होगी आपने, बहुत चिल्ड एरिया है ये। उसी तरह से साइबेरिया बहुत चिल्ड एरिया है, तो रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो खुले आसमान में इनको छोड़ दिया गया और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से इनकी हड्डियाँ कांपने लगी, कँपाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया से हो गया हड्डियाँ, तो हड्डियाँ कांपने लगी किसकी? खुले आसमान के नीचे, स्काई के नीचे बहुत ज़्यादा बर्फीली सर्दी में आपको छोड़ दिया गया, तो उस वजह से क्या हो गया, आपकी हड्डियाँ कांपने लगी। रशिया, हड्डियाँ और स्काई के नीचे खुला छोड़ दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, लेव वाइगॉत्स्की रशिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि वातावरण में उपस्थित लोग, वातावरण में जितने भी उपस्थित लोग हैं उनसे जब अंतरक्रिया होती है तब संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। जब भी अंतरक्रिया होगी तो संज्ञानात्मक विकास होगा, और ये अंतरक्रिया कैसे होगी? थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। इशारे तो करेंगे नहीं हम, जैसे गुटर गूं वाला सीरियल आता था उसमें कोई भी बात नहीं करनी है, सिर्फ इशारों के थ्रू ही वो पूरा सीरियल जो है वो कंडक्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के से जब अंतःक्रिया की जाती है, इंटरैक्शन किया जाता है थ्रू लैंग्वेज, तब संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल यानी कि समाज हो गया, प्लस लैंग्वेज। समाज को भी इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने और लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी है, भाषा को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है, राइट। जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स में हम ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर सब्जेक्ट्स हैं और हिंदी इंग्लिश तो सिर्फ भाषा है, इसको क्या करना, फालतू सब्जेक्ट है ये, और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स। तो आप मुझे बता दीजिए कि साइंस मैथ सब्जेक्ट्स को आप बिना भाषा के पढ़ सकते हैं क्या? अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में वो नहीं लिखी गई है तो क्या उसको पढ़ा जा सकता है? वो फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बन जाएगी, बुस्रोफेदेन लिपि, जिसको पढ़ा नहीं जा सकेगा, सिर्फ देखा जा सकेगा, चित्रात्मक लिपि, पिक्टोरियल पिक्चर्स। तो यहाँ पर भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है और कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कम या ज़्यादा नहीं होता। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। तो
तो यहाँ पर जो ये सोशियो कल्चरल थियरी है, इसमें क्या बताया गया है, वाइगॉत्स्की ने बताया कि समाज इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। जेरोम ब्रूनर ने क्या बताया था, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने एक सेगमेंट और जोड़ दिया, यानी कि समाज और संस्कृति भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप देखते हैं कि पुरानी कहानियाँ जो लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, रामदेव जी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो लोकगीत और कहानियाँ जो उनसे रिलेटेड हैं, जो फड़ चित्रण में उनसे संबंधित जीवन गाथाएं बताई जाती हैं, क्या वो हमें अपने जीवन में अभिप्रेरित नहीं करती? ओम बन्ना के बारे में आप पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ ही तो है भाषा में। तो हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये लोक देवता और लोक देवियां जनमानस का उद्धार करने के लिए आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज भी इनके चमत्कार देखे जा सकते हैं। आज भी ये भोपा को या किसी अन्य व्यक्ति को अपने पर्चे या फिर भक्तगणों को अपने पर्चे दिया करते हैं। और पर्चे क्या होते हैं? पर्चे वही अनुमोदन स्लिप, उनको स्लिप मिल जाती है पर्चे के रूप में कि आपका काम हो जाएगा। यानी कि वो वास्तविक रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं देवीय शक्तियों के साथ हमें मदद करने के लिए, तो उसे ही हम कहते हैं लोक देवता और लोक देवियाँ। तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी रिच है, और उस कल्चर को आत्मसात करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ऑब्वियसली हमें किसकी ज़रूरत है? भाषा की। So he propounded the principle that is called socio-cultural principle, in which language has its prime significance. बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट मैंने बार बार रिपीट किए। इन्होंने भी अंतरक्रिया वाली बात बताई, इन्होंने भी भाषा वाली बात बताई। जैसे कहते हैं ना कि पंच महाव्रत जैनियों में चलते हैं, तो ये पंच महाव्रत जो तीर्थंकर ने दिए, उसमें पांचवा व्रत जो ब्रह्मचर्य का था वो महावीर स्वामी द्वारा एडप्ट कर लिया गया। पढ़ते कि नहीं आप हिस्ट्री में? उसी तरह से यहाँ पर अंतरक्रिया जीन पियाजे ने बता दिया, भाषा जेरोम ब्रूनर ने बता दिया। अब ये कोई नया तड़का तो इसमें लगाएंगे ना, तो इन्होंने नया तड़का क्या बताया? अंतरक्रिया, भाषा एज वेल एज सोशियो एंड कल्चरल थियरीज शुड ऑल्सो बी देयर। ये सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी हमारे माइंड सेटअप पर, हमारे संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने देखा है, किसका नाम सुना है? आपने नाम सुना है कैफेटेरिया का। कैफेटेरिया का नाम आपको पता है? तो यहाँ पर ये जो यूरोप में जागृति हुई, तार्किक रेवोल्यूशन हुआ, रेनेसा हुआ, लॉजिकल पर बहुत ज़्यादा खोज की जाने लगी। तो ये जो रेनेसा हुआ, इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? ये हुई कैफेटेरिया से। फिलॉसफी की शुरुआत कैसे हुई? कैफेटेरिया से। सोचने समझने की क्षमता कैसे विकसित हुई? कैफेटेरिया से। और उसी कैफेटेरिया को हमारे हिंदी परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहते हैं चाय का ठेला। ठीक है, चाय वाला ठेला जो है, वहाँ पर दो चार लड़के जो है वो चाय पी रहे होंगे और कुछ ना कुछ गपशप तो करेंगे ही करेंगे। या फिर पान की दुकान ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर साड़ी की दुकान जहाँ पर लेडीज गपशप कर रही हैं, या ऐसी कोई भी शॉप जहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया जा सकता है। पार्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्क अक्सर किसका डोमेन है? बूढ़े लोगों का। यहाँ पर जितने भी एज वाले लोग होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एज में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान लोग होते हैं, या जिन्होंने ज़िंदगी के अनुभव जिए हैं, वो पार्क में आकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैफेटेरिया या हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में चाय का ठेला या पान की दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होती है। क्यों भाई? क्योंकि यूरोपियन कल्चर में कॉफ़ी प्लेसेस, कॉफ़ी शॉप्स, जैसे CCD वाला देख लीजिए आप, तो कॉफ़ी शॉप्स में क्या होता था? देयर वॉज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। बहुत ज़्यादा स्कॉलर पर्सन, लर्नड पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर आती थी, कॉफ़ी ऑर्डर करती थी। कॉफ़ी शॉप वाले को भी मज़ा आ जाता था कैफेटेरिया में। क्यों? क्योंकि 3-3, 4-4 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी जाती थी। एक कॉफ़ी अगर 100 रुपये की है, एक कप कॉफ़ी, तो वहाँ पर उनके आराम से 500-600 रुपये रोज़ के हो जाया करते थे, क्योंकि गर्मा गर्म डिस्कशन हो रहा है, हॉट डिस्कशन चल रहा है और उसमें कॉफ़ी बार बार ऑर्डर की जा रही है। एंड व्हाट वाज दैट डिस्कशन? दैट वाज इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस थ्रू विच सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी गेन्ड।
उनसे कुछ सार्थक निष्कर्ष निकले, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तर्क, कुछ ऐसे लॉजिक निकले जो कि सोसाइटी को के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये तर्क कहाँ से निकले? कैफेटेरिया से निकले। वही चीज़ हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैसे भाई दिल्ली में आप आईएएस की तैयारी करने गए हैं तो बिहार के लोग भी हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, कर्नाटका के भी हैं। अब वो चाय के ठेले पे चाय पीते पीते क्या करेंगे? गपशप करेंगे और इसी गॉसिप में वो कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। फिर कोई लोग उनकी आलोचना करेंगे, कोई लोग उनके कुछ अच्छे पॉइंट्स बताएंगे और फिर फाइनली कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। और ये निष्कर्ष अगर कुछ अच्छा सार्थक हुआ तो ये समाज में बहुत जल्दी आग की तरह ये बात फैल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा एक क्रांति स्टार्ट हुई थी मी टू रिवॉल्यूशन ट्विटर पे, तो मी टू में सबसे ज़्यादा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो शोषण किया जाता था वो बात पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई और सभी महिलाओं ने इसका समर्थन किया कि हाँ ऐसा बिल्कुल अक्सर होता है और इसको बंद किया जाना चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग हुई डिस्कशन से, स्टार्टिंग हुई विचार गोष्ठी से। Whenever these intellectual persons meet together at a place, they do discuss some important and relevant matters. वो प्रासंगिक विषयों पर बहुत गहन चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जैसे आपने टीवी में देखा 2-4 खिड़कियां बना दी गई हैं, उसमें संबित पात्रा जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कोई और समाज सेविका बोल रही हैं, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट डिस्कशन? इन ऑर्डर टू गिव सम आउटपुट, कुछ नतीजा निकले इस डिस्कशन का। तो इन द सेम मैनर वाइगोस्की ने बताया कि अंतरक्रिया होनी चाहिए और जब जब समाज में अंतरक्रिया होगी, इस तरह की गॉसिप्स होंगी तो बात करेंगे कि अच्छे दिन सरकार के आए या अच्छे दिन जनता के आए। इस तरह से हॉट डिस्कशन चलता है और उसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा कि पेट्रोल के भाव जब इतने बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छे दिन आए? और अच्छे दिन आए तो किसके? सरकार के, जो सरकार एक पूरा संसद का नया निर्माण कर रही है, या फिर जनता के जो कि इस पेंडेमिक से जूझ रही है? तो इस तरह के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसके बाद बताया जाएगा कि एक व्यक्ति काफ़ी सारे परिवर्तन करने की जो कोशिश कर रहा है उसमें इस तरह की बातें तो होती ही रहती है। अब वो एकला चालो वाला कॉन्सेप्ट है, वो इतने सारे सुधारात्मक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो कुछ न कुछ इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, किसी तरह का नुकसान भी होगा, लेकिन फिर उसमें बताया जाएगा कि जो बड़े बड़े स्कैम हुआ करते थे, 2G स्कैम और 3G स्कैम और चारा घोटाला, कम से कम वो तो नहीं हो रहे। अक्सर हेडलाइन में आया करता था कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इतने हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, वो तो कम से कम बंद हुआ है। तो कोई भी पूरी तरह से तो सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन इन दोनों चीज़ों में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, संतुलन बिठाने की कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव फैक्टर्स ज़्यादा हो और नेगेटिव कम। तो लेव वाइगोत्स्की ने यही बात बताई कि वातावरण में उपस्थित लोग जो हैं उनसे अगर अंतरक्रिया की जाए तो संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे स्तर पर, सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच सकता है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है ZPD का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में उन्हें क्या बताया, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की, जिसको कहते हैं ZPD का सिद्धांत। इसको हिंदी में हम कहेंगे समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, ये हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने हिस्ट्री में एक टर्म सीखा है, या नहीं भी सीखा है तो रहने दो, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू दी एग्जाम्पल। अगर टर्म नहीं भी आता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम तो साइकोलॉजी में सीख रहे हैं सिद्धांत, और ये सिद्धांत अगर एग्जाम्पल्स के साथ आपको याद रखवाए जाएँ तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इनको रिटेन कर पाएंगे। तो हमने एक हिस्ट्री में एज वेल एज ज्योग्राफी में बफर जोन वाला मैटर आता है, हिस्ट्री में बफर जोन वाला मैटर आता है, और साइंस में भी बफर जोन हम सीखते हैं। तो बफर जोन मतलब क्या है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन एरिया है, संक्रमण वाला क्षेत्र, ठीक है। ये एक एरिया हो गया बफर जोन।
अब इस साइड में आपके अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है, अजमेर रेजिडेंसी है, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन रह रहा है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है उनका ये केंद्र बना हुआ है। सारे अंग्रेजी लोग जो है वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, डन। अब इसके बफर जोन के इस साइड वाला जो एरिया है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, जहां पर सांप्रदायिक दंगे अक्सर हुआ करते हैं। और बीच में हमारा आ गया लखनऊ, अवध, यूपी वाला क्षेत्र हमने ले लिया। अब दिस अवध इज बिहेविंग लाइक अ बफर जोन। अब ये बफर जोन मतलब हुआ क्या? बफर जोन मतलब ऐसा एरिया जो कि हमारे लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इट इज अ प्रोटेक्शन शील्ड। हाउ इट इज प्रोटेक्शन शील्ड? क्या ये लाइफ बॉय है जो हमें, या डेटॉल है जो हमें 99.99% कीटाणुओं से हमारी सुरक्षा करता है? जी बिल्कुल, ये एक सुरक्षा कवच की तरह बिहेव करता है। कौन? बफर जोन। एक तरफ वेस्ट बंगाल है और एक तरफ अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र है जहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो निवास कर रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी हो गया है, बहुत ज़्यादा आंदोलन उसने भड़का दिया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, मंगल पांडे बन चुका है। अब यहाँ पर ये जो एग्रेसिव व्यक्ति है वो पूरा का पूरा उसने क्रांति छेड़ दी, एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया। किसके खिलाफ? अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो अब यहाँ पर वो व्यक्ति इसको यहाँ पर पूरा फैलाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर वो क्रांति पूरे फैलाने के बाद वो क्रांति आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या सिर्फ सीमित रहेगी वेस्ट बंगाल तक? उसने, एग्रेसिव व्यक्ति ने पहले तो क्रांति स्टार्ट करी, क्रांति के बाद बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए, सहमत थे वो लोग इस क्रांति से, और ये क्रांति में बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और वो वेस्ट बंगाल से बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा कि नहीं? जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान लोग स्ट्राइक पे बैठ गए थे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब लोगों के किसान जो थे, जो भी किसान वर्ग था, वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, 1857 की क्रांति। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा उपद्रवी व्यक्ति है जिसने क्रांति स्टार्ट कर दी, बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो अब ये क्रांति पूरे भारत में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? इसका स्वरूप व्यापक होगा, और व्यापक होगा तो पहले तो इस तरह के ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे। तो होता क्या था? संदेशवाहक थे और कबूतर थे, कबूतर जा जा, वो अपना संदेश आगे से आगे फैलाते थे या देते थे, संप्रेषित करते थे। तो यहाँ पर रहने वाले ब्रिटिशर्स को बंगाल में होने वाली क्रांति के बारे में सूचना और बचने की सूचना कैसे जारी होगी? इस बफर जोन से जारी होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल से अगर कोई क्रांति अजमेर मेरवाड़ा तक जाना चाहती है तो वो सीधे तो नहीं जाएगी ना, पहले कहाँ फैलेगी? पास वाले क्षेत्र में फैलेगी, उसके बाद दूर दूर तक जाएगी, ठीक है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बात निकली है क्रांति की, विद्रोह की, ये पहले वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई, फिर ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ जाएगी? बफर जोन में जाएगी, और बफर जोन के बाद ये जाएगी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में। जैसे मावट में आपने देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में पहले मेडिटेरियन सी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, फिर कैस्पियन सी में होगा, और फिर पश्चिमी राजस्थान में ये गोल्डन ड्रॉप्स जो हैं ये रबी की क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसी तरह से मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि वेस्ट बंगाल में कोई विद्रोह हुआ, पहले बफर जोन में होगा और फिर यहाँ पर होगा। तो जब ये सेकेंड स्टेप में पहुँचेगा तब तक ये ब्रिटिशर्स लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल जाएगा क्या? वो संभल जाएंगे, क्योंकि उन्हें सूचना मिल चुकी है कि कहाँ आक्रमण हो चुका है, बफर जोन में आक्रमण हो चुका है। तो जैसे ही इन्हें ये सूचना मिलेगी, ये अंग्रेज लोग जो हैं इस आक्रमण के लिए तैयार हो जाएंगे, वो अपनी सेना तैयार कर लेंगे, सबको सूचना दे देंगे और मानसिक रूप से भी रेडी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शिवाजी ने शाइस्ता खां की जो सेना थी उस पर अचानक से रात को आक्रमण कर दिया और बुरी तरह से सब खून खराबा, हिंसा फैल गई और शाइस्ता खां की उंगली भी कट गई लेकिन वो भाग गया। तो इस तरह से अचानक अटैक नहीं होगा। अटैक होने की सूचना इनको इस बफर जोन से मिल जाएगी।
यही थी वो बफर जोन सुरक्षा कवच, रक्षात्मक प्रक्रम, जिसके माध्यम से अजमेर मेरवाड़ा के ब्रिटिशर्स को वेस्ट बंगाल से आने वाली क्रांति की सूचना मिल गई। तो पहले यहाँ खून खराबा हुआ, तब तक ब्रिटिशर्स ने अपने आप को सेव कर लिया और सारे वो सुरक्षात्मक प्रवृत्तियां अपना ली, क्योंकि उनको पता था कि हमला होने वाला है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या है, ये आपको आसानी से समझ में आएगा जब आपने बफर जोन समझ लिया है, राइट। अब देखें इसको, इसमें क्या है, इस बफर जोन में एक गोला ये आता है जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, वो वाला सर्कल हम पढ़ रहे हैं। प्लस इससे ऊपर वाला गोला कुछ और होगा, वो देखेंगे अभी हम, और प्लस यहाँ वाला एरिया कुछ और होगा। तो ये जो 3 गोले हैं, इसमें एक में तो छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ कार्यों में उसे अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, संज्ञानात्मक विकास करना है, तो वो अपने टीचर की मदद लेगा। और ऐसे सारे कार्य जिसमें किसकी जरूरत होती है, कार्य जो दूसरों की मदद से किए जाते हैं, कार्य जो दूसरों की मदद से किए जाए, ऐसे होंगे, कार्य जो दूसरों की मदद से किए जाए वो, और कार्य जो छात्र या बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से कर सकता है, इस 2 तरह के कार्य होंगे। और इन 2 तरह के कार्यों में जो गैप आता है, इस 2 तरह के कार्यों में जो गैप आता है, उसी को हम कहेंगे, क्या गैप कहेंगे, ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। उस गैप को हम क्या कहेंगे, उस गैप को हम कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वाला एरिया जो मैंने ग्रीन से आउटलाइन किया है, ग्रीन से मैंने इसको मार्क किया है, ग्रीन डंडियां जहां लगाई है, वो क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर सकता है, और ऐसा संभाव्य परिवर्तनकारी क्षेत्र जिसमें उसकी मदद कौन करता है, अध्यापक, ठीक है। अब एक कार्य तो इंसान, बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको अपना संज्ञानात्मक विकास करना है, या टीचर चाहता है कि इसका संज्ञानात्मक विकास हो, तो क्या करेगा, उसको प्रॉब्लम्स देगा, ठीक है, समस्या समाधान कौशल प्रदान करेगा। और ये कौशल कैसे होगा, क्वेश्चंस देकर। पहले इजी क्वेश्चंस दिए जो वो स्वतंत्र रूप से कर पा रहा था, पर धीरे 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 उसको टफ क्वेश्चन दिए जो अब वो करने में समर्थ नहीं है। तो वो किसकी मदद लेगा, वो एक टीचर की मदद लेगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। फिर टीचर ने क्या करा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट दे दिए, फॉर्मूलाज बता दिए। तो जब ये हिंट बच्चे को मिल गया, तो अब वो क्या कर रहा है, जो कार्य वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता था, धीरे धीरे फाइनली वो उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो जाता है। पहले तो बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य, इजी क्वेश्चन है, नहीं रसगुल्ला क्वेश्चंस, उनको आसानी से कर रहा है। फिर टीचर ने टफ क्वेश्चंस दिए तो वो कठिनाई महसूस कर रहा है, उसमें उसने टीचर की मदद ली, टीचर ने उसको फॉर्मूलाज बताए, हिंट दिया, तो उसको वो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, और फाइनली उसने उस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करके दिखा दिया। यानी कि अब उसका विकास का जो चरण है वो अच्छा, ज़्यादा समृद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो और ज़्यादा डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर वो स्थिति, वो एरिया, वो क्षेत्र जिसमें एक तो बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और एक बच्चा टीचर की मदद लेता है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसी जोन को क्रॉस करके बच्चा फिर से वापस समस्या समाधान कौशल का निर्माण कर पाता है, गुत्थी सुलझ जाती है, सॉल्यूशन निकल जाता है, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, समाज भी खुश, माता पिता भी खुश, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो खुशी का बोनेंजा पैकेट आपको मिला है वो कैसे मिला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पार करके। जैसे ही आपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पार किया,
टीचर्स के दिशा निर्देशों का पालन किया एंड नाउ यू आर डेवलप्ड, यू हैव क्रॉस्ड दैट स्टेजेस विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस्ड फॉर द डेवलपमेंट। अब आपका विकास हो चुका है क्योंकि आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन ये ZPD क्या है? ये ZPD ये बीच वाला एरिया है जो छात्र को स्वतंत्र कार्य जो वो ऑलरेडी कर सकता था उसकी बात नहीं कर रहा है, जो वो टीचर की मदद से करने लगा और टीचर की मदद से वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगा, उसको हिंट मिल गया और फिर उसने सॉल्यूशन कर लिया। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी क्षेत्र को कहेंगे ZPD। अब लेव वाइगोस्की ने एक टर्म और नया दिया एंड दैट इज कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये मोको वर्ड, ठीक है, हाय रे मेरी मोटो, तो ये मोको वर्ड किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अगर बालक संज्ञानात्मक विकास बालक का करना है तो उसे अंतरक्रिया करनी पड़ेगी, इंटरैक्शन करना पड़ेगा। किससे? दूसरे लोगों से, जो कि एग्जाम्पल हमने लिया है चाय का ठेला और कैफेटेरिया, वहां पर गपशप करेगा तब उसे पता चलेगा कि अरे आप कौन सी बुक पढ़ते हैं पॉलिटी में, कि नहीं मैं तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ता हूँ। फिर दूसरों ने बताया कि अरे लक्ष्मीकांत का भी अच्छा इजी वर्जन जो है वो बाजार में उपलब्ध है। अगर वो बात ही नहीं करता तो क्या उसे ये नया फैक्टर पता चलता कि यहाँ पर इसका नया हिंदी वर्जन भी आ गया है। तो यहाँ पर वो तो DD बसु की किताब पढ़ रहा था, फिर उसे पता चला कि लक्ष्मीकांत की किताब ज़्यादा बेटर है, फिर उसे पता चला कि लक्ष्मीकांत की किताब का MCQ वर्जन भी बाजार में आ चुका है। ये सब कैसे पता चलेगा? थ्रू डिस्कशन। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में जो वर्ग होता है वो समान आयु वर्ग का होता है। सेम एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं और कुछ न कुछ नई चीज़ एक दूसरे को सीखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन वर्ड नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आयु वर्ग बालकों का है, बालकों का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है और ये किससे अंतरक्रिया कर रहे हैं? वातावरण के लोगों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल में टीचर से करेंगे। और टीचर से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सेम एज ग्रुप नहीं है, टीचर उनसे बड़ा है और बच्चे छोटे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक टर्म तो दिया मोर नॉलेजेबल अदर्स, दूसरा टर्म दिया ZPD का, और तीसरा टर्म क्या दिया? तीसरा टर्म दिया मॉडल का। इन्होंने बताया मॉडल, मॉडल यानी कि MODEL, मॉडल यानी कि प्रतिमान, ठीक है, मॉडल प्रतिमान। तो बच्चे जब भी अंतरक्रिया कर रहे हैं, क्लास में हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। वही क्लास सबसे बेस्ट मानी जाती है जिसमें इंटरैक्शन होता है। अगर क्लास में इंटरैक्शन नहीं होता है तो वो क्लास होती है फ्लॉप, निरर्थक, मीनिंगलेस, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बट वेन एवर देयर इज इंटरैक्शन इन द क्लास, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को मना कर दिया जाता है, कोई प्रश्न नहीं करेगा भाई क्लास में, खाली मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद में आपको प्रश्न करने तो बाद में करना 10 साल बाद। तो दैट इज नॉट द हेल्दी क्लास। हेल्दी क्लास के एनवायरनमेंट के लिए बच्चे में और टीचर में लगातार कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन। सो इंटरैक्शन इज द सिंबल ऑफ हेल्दी क्लास एनवायरनमेंट। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और उसको सॉल्व टीचर कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो हेल्दी क्लासरूम का निर्माण होगा, बच्चे अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण खुद करेंगे, उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। और इस इंटरैक्शन में मैंने आपको बताया टीचर की एज ज़्यादा है और स्टूडेंट की कम। स्टूडेंट तो छोटे ही होंगे ना, टीचर बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो अंतरक्रिया हो रही है, ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, इसमें बच्चे इंटरैक्शन करते करते किसको आदर्श मान लेते हैं, किसको मॉडल मान लेते हैं? टीचर को। टीचर उनके लिए एक प्रतिमान हो जाता है, टीचर एक ऐसा मॉडल हो जाता है जिसको वो अपना आदर्श मान लेते हैं। अब टीचर ने उनको क्लास में बताया, क्या? इंटरैक्शन करते हुए बताया। कोई साइंस की क्लास चल रही है, डाइजेशन का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक बच्चे ने बोला कि मैडम आजकल तो डाइनिंग टेबल पे खाना खाया जाता है,
तो फिर टीचर ने बोला कि नहीं भाई, मैं तो पुराने संतों की जो जीवनियाँ पढ़ती हूँ और उनका जो स्टाइल देखती हूँ, यानी कि अब किसकी बात हो रही है, कल्चर, ठीक है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट को भी वाइगोत्स्की ने इंपॉर्टेंट माना, भाषा के साथ, संक्रिया के साथ। तो यहाँ पर जो अंतरक्रिया हो रही है उसमें समाज और संस्कृति का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने अब संस्कृति का तड़का लगाया और बोला कि नहीं, ये जितने भी साधु लोग होते हैं, जितने भी पंडित लोग होते हैं, ये कभी डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते। ये कहाँ खाना खाते हैं, नीचे आसन बिछा के, थाली पट्टिए पर रखकर, ऊपर कोई स्टैंड होता है उस पर रखकर, और फिर ही खाना खाते हैं। आज भी साउथ इंडिया में इसी तरह की भोजन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। लेकिन हम फॉलो करते हैं पाश्चात्य संस्कृति को और डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, फिर इंटरैक्शन करेगा कि मैडम नीचे बैठने से डाइनिंग टेबल पे बैठने से क्या डिफरेंस है, दोनों जगह बैठ ही रहे ना, इसमें क्या हो गया, खाना खा रहे हैं, दैट्स इट। तो मैं उनको बताऊंगी कि नहीं बच्चों, यहाँ पर नीचे बैठने से आपका जो पोस्चर है वो कुछ इस तरह से त्रिभुज आकृति का बनता है, और जब भी हमारा पोस्चर त्रिभुज आकृति का बनता है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो अन्न जो है वो अमृत का रूप धारण कर लेता है और हमारी मानसिक क्षमताओं का प्रचुर अमचूर विकास होता है। अब बच्चा ये सुनकर बिल्कुल मज़ा आ गया उसको, और वो क्या करने लगा, इस टीचर को जिसने ये फैक्ट बताया है उसकी पूजा अर्चना करने लगा, उसको आइडियल मानने लगा, उसको प्रतिमान मानने लगा, उसको आदर्श मानने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए टीचर को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए बजाय कि भाषणबाजी करने के। तो इस वजह से ये जो मॉडल वाला जो थ्योरी है, ये भी किसने दी, लेव वाइगोत्स्की ने कहा। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि एक जो टीचर है वो बच्चों के लिए प्रतिमान साबित होता है, क्योंकि बच्चों और टीचर में जब अंतरक्रिया होती है, उसी अंतरक्रिया के दौरान बच्चे मानसिक रूप से टीचर को अपना आदर्श मान लेते हैं, एक प्रतिमान मान लेते हैं, और वो जो करते हैं फिर उसके बाद वो बच्चे भी उसी आदर्श का अनुसरण करते हैं। So that is very important because teacher is interacting with the student, as well as for the healthy environment a teacher should really be a idealistic teacher। तो यहाँ पर ये idealistic teacher को हमने क्या कहा, मॉडल कहा। लेव वाइगोत्स्की ने क्या करा, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल जो लोग हैं वो कौन हैं, दूसरे हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें ज्ञान का निर्माण करना है अंतरक्रिया के माध्यम से। तो समाज में रहते हुए दूसरे ज्ञानवान लोगों का फ़ायदा कौन उठाएगा, हम उठाएंगे। फ़ायदा बहुत गिरी हुई चीज़ है, इसीलिए सब उठाते रहते हैं, वो वाला फ़ायदा नहीं उठाना है, हमें क्या करना है, फ़ायदा उठाना है, मतलब इससे लाभान्वित होना है। तो दूसरे जो ज्ञानवान लोग हैं उनसे नॉलेज लेकर हमें अपना संज्ञानात्मक विकास करना है। ये किसने बताया, लेव वाइगोत्स्की ने बताया। और हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे हम बालक का संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं, बिकॉज अदर पीपल आर मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, अदर पीपल आर मोर नॉलेजेबल एज कंपेयर टू अस, इसीलिए हमें उनसे सीखना है। जैसे जैक मा ने भी कहा था, क्या जैक मा ने कहा कि आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज हायर द पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को मैं अपनी कंपनी में रखता हूँ, ये मेरी बुद्धिमानी है। तो उसी तरह से दूसरे बुद्धिमान लोगों से सीखना, ज्ञान प्राप्त करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास के लिए, फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बताया लेव वाइगोत्स्की ने, ZPD का टर्म दिया लेव वाइगोत्स्की ने, और फिर बताया लेव वाइगोत्स्की ने मॉडल वाला। जैसे बाबा रामदेव जी के सेमिनार्स होते हैं, उसमें जो पेशेंट है उनको माइक दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है बाबा जी नमस्ते, आपके शत शत नमन करती हूँ मैं। क्या हुआ बहन आपको, भाई मेरे को आज से 4 साल पहले जो था BP बहुत ज़्यादा था, फिर मैं नीम की पत्तियाँ खाने लगी तो मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो कंट्रोल तो आया, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था। तो वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले रहा था वो पेशेंट, लेकिन फिर ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा बढ़ गई और परेशानी होने लगी, ठीक है, ये परेशानी होने लगी ZPD का केंद्र। और उसके बाद जब से मैंने बाबा जी की पतंजलि की दवाई खाई, मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, सारी गठिया की प्रॉब्लम वो अब ठीक हो चुकी है।
फिर बाबा जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ भाई बहन, ऐसे ही अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए और स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ विकास का केंद्र है। तो यहाँ पर ये जो पतंजलि की गोली ली है और यहाँ पर ये जो बीपी की गोली से खुद का स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, इसके बीच का एक क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये धारणा किसने दी? ये संधारणा दी गई लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो आपको कितना समझ में आ रहा है? आप ये सब समझते समझते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूल जाइएगा। Please do provide positive motivational comments to me so that I can also use and I can also have the pleasure of that Glucon-D motivation। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहीं पर ख़त्म होता है। पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें मैंने कोई नोट्स या बहुत भारी भरकम हिंदी भाषा का प्रयोग न करते हुए लिखित के लिए, अदरवाइज तो मेरी आदत है कि मैं हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेती हूँ, तो लिखवाने के लिए नोट्स के फॉर्मेट में हिंदी जटिल भाषा का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बाल विकास के ही सिद्धांतों में हमें आगे क्या पढ़ना है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टिल देन प्लीज डोंट स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। So keep learning and keep going every time because this will provide the colorful results, the beautiful results at the end. Thank you all of you.